14 नवंबर 2025 को बिहार में एक इंटरेस्टिंग चीज हुआ। बीजेपी पहली बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी। 89 सीटें, एनडीए ने टोटल 202 सीटें जीती और नीतीश कुमार 10वीं बार चीफ मिनिस्टर बन गए। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है, बीजेपी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती बट सीएम कौन बना? नीतीश कुमार। तो सवाल ये है कि आखिर असली विनर कौन है? आज की वीडियो में हम समझेंगे कि बिहार में एक्चुअली हुआ क्या, और सबसे इम्पोर्टेंट, बीजेपी के सामने अब कौन कौन सी चैलेंजेस है। एक बात याद रखना, बिहार की पॉलिटिक्स सिर्फ बिहार तक लिमिटेड नहीं है, ये पूरे देश की पॉलिटिक्स को अफेक्ट करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहले नंबर से समझते हैं। बीजेपी ने 89 सीटें जीती। 2020 में उनके पास 74 सीटें थी, तो इम्प्रूवमेंट हुआ है ऑब्वियसली। लेकिन जेडीयू को देखो, 2020 में सिर्फ 43 सीटें थी, अब 85 सीटें हैं। मतलब उन्होंने अपनी सीट्स ऑलमोस्ट डबल कर ली। और आरजेडी 2020 में 75 सीटें थी, अब सिर्फ 25 रह गई है। कंप्लीट कोलैप्स। तो क्वेश्चन ये है, बीजेपी जीत गई या नीतीश कुमार जीत गए? देखो, नीतीश कुमार अब 74 साल के हैं, हेल्थ इशू भी रहता है उन्हें, 20 साल से पावर में है, तो एंटी इनकम्बेंसी तो होनी ही चाहिए थी। अमित शाह ने पब्लिकली बोला था कि एमएलए डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट सीएम कौन बनेगा। प्री पोल सर्वे में सिर्फ 18% लोग नीतीश को दोबारा सीएम बनाना चाहते थे, 41% लोग तेजस्वी यादव को चाहते थे। बट रिजल्ट देखो, नीतीश ने 2010 के बाद अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। कैसे? ये समझने के लिए हमें बिहार की कास्ट पॉलिटिक्स समझनी होगी। बिहार में अगर आपको पॉलिटिक्स समझनी है तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, कास्ट बेस्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 90s में लालू प्रसाद यादव ने MY का फार्मूला दिया था, मुस्लिम प्लस यादव। यह फार्मूला 15 साल तक काम किया। 2005 में नीतीश कुमार ने काउंटर फार्मूला दिया, कुर्मी, कोयरी, महादलित, EBC और अपर कास्ट सबको एक साथ लेकर चले। बीजेपी के साथ अलायंस में ये फार्मूला बहुत काम किया। अब 2025 में एक नया फार्मूला इमर्ज हुआ है, ME फार्मूला, महिला प्लस EBC। देखो नंबर्स, वुमेन्स वोटर टर्नआउट 71.6 था, मेन का सिर्फ 62.8%। पहली बार वुमेन ने एब्सोल्यूट नंबर में ज़्यादा वोट किया। EBC का 60% वोट एनडीए को गया, दलित का 75% वोट एनडीए को मिला, और आरजेडी का MY फार्मूला कंप्लीटली फेल हो गया। क्यों? क्योंकि कास्ट इक्वेशन बदल गया है। EBC जो बिहार की पॉपुलेशन का 36% है, उन्हें लग रहा था कि अगर तेजस्वी यादव पावर में आए तो फिर से यादव डोमिनेंस होगा। ये डर था उन्हें, इसलिए उन्होंने नीतीश कुमार को चुना है। लेकिन ये सिर्फ कास्ट की कहानी नहीं है, इसमें एक और बड़ी कहानी जुड़ी है, वुमेन वोटर की। बिहार इलेक्शन 2025 की सबसे अंडररेटेड स्टोरी है कि वुमेन वोटर की अनप्रेडिक्टेड प्रिपरेशन। पहली बार एब्सोल्यूट नंबर में वुमेन ने मेन से ज़्यादा वोट किया, 71.6% का टर्नआउट। ये कोई छोटी बात नहीं है। क्यों ऐसा हुआ? देखो, नीतीश कुमार ने 2006 में लोकल बॉडीज़ में 60% सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व की थी। उसके बाद शराब बैन किया, गर्ल्स के लिए साइकिल स्कीम शुरू की, और बहुत सारी वेलफेयर स्कीम वुमेन के लिए स्पेशली बनाई। रिजल्ट, वुमेन वोटर में नीतीश के लिए एक ट्रस्ट बन गया। और एक इंटरेस्टिंग चीज़, यंग वुमेन वोटर अब इंडिपेंडेंटली सोच रही है। उनकी प्रायोरिटी है सेफ्टी, एजुकेशन, डिग्निटी। कास्ट लॉयल्टी से ज़्यादा अब डेवलपमेंट और गवर्नमेंट मैटर करता है उनके लिए। PM मोदी ने इसे MY फार्मूला बोला है, महिला प्लस यूथ। ये पॉलिटिकली एक स्ट्रेटजी शिफ्ट है जो बीजेपी और नीतीश दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। अब आगे देखो, ये सारी चीज़ें कनेक्ट होती है अलायंस पॉलिटिक्स से। नीतीश कुमार की पॉलिटिकल जर्नी देखो, 2005 से 2013 तक एनडीए में थे बीजेपी के साथ। 2013 में ब्रेक कर लिया क्योंकि मोदी PM कैंडिडेट बने। 2015 में महागठबंधन बनाया आरजेडी और कांग्रेस के साथ। 2017 में फिर से एनडीए में वापस आ गए क्योंकि
आरजेडी करप्शन में फंस गया। 2020 में एनडीए जीती, लेकिन जेडीयू को सिर्फ 43 सीटें मिली। अगस्त 2022 में एनडीए छोड़ दिया, फिर से महागठबंधन बना लिया। जनवरी 2024 में महागठबंधन छोड़ दिया, फिर से एनडीए में वापस आ गए। जनवरी 2025 में एनडीए जीत गया, 7वीं बार अलायंस बदली, 10वीं बार सीएम बने। अब बीजेपी के लिए एक बड़ा पैराडॉक्स है। शॉर्ट टर्म में तो ठीक है, नीतीश के साथ मिलकर 202 सीटें जीती, पावर में आ गए, लेकिन लॉन्ग टर्म बीजेपी की 89 सीटें हैं, सबसे ज़्यादा जेडीयू की 85 है, ऑलमोस्ट इक्वल। और नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड सबको पता है, पलटू मार कितने हैं वो। अब क्वेश्चन ये है, रियल पावर किसके हाथ में है? टेक्निकली बीजेपी की सबसे ज़्यादा सीटें हैं, लेकिन नीतीश कुमार सीएम बन गए 10वीं बार। अलायंस के बिना बीजेपी मेजोरिटी में नहीं है, और लोकल कास्ट इक्वेशन में नीतीश की पकड़ बहुत मजबूत है। पीएम मोदी ने विक्ट्री स्पीच में नीतीश की तारीफ की है, लेकिन बीजेपी के कई नेता नाखुश है वो। और ये बिहार की जीत सिर्फ बिहार तक लिमिटेड नहीं है, राज्यसभा में एनडीए को 2026 में फायदा होगा। 2029 लोकसभा में बिहार के 40 सीटें हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी अपने दम पर बिहार कभी जीत पाएगी? और यहाँ पे बीजेपी की असली कठिनाई शुरू होती है। अब आते हैं रियल इशू पर। बीजेपी के सामने क्या चैलेंज है? पहली बात, नीतीश कुमार पर डिपेंडेंसी, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नीतीश कुमार का हिस्ट्री सबको पता है, अलायंस फ्लिप करते रहना, कभी भी फिर से साइड बदल सकते हैं। बीजेपी का कंट्रोल इसमें लिमिट है। सॉल्यूशन क्या है? अपना कास्ट कोलेशन मजबूत करना होगा, लोकल लीडरशिप डेवलप करनी होगी, लेकिन ये ओवरनाइट नहीं हो सकता। दूसरी बात, कास्ट वर्सेस हिंदुत्व। बिहार में हिंदुत्व फॉर्मूला उतना काम नहीं करता जितना बाकी स्टेट में करता है, क्योंकि बिहार में कास्ट आइडेंटिटी से रिलीजन आइडेंटिटी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुस्लिम वोटर भी कास्ट के बेस पर डिवाइडेड है। पसंदीदा मुस्लिम ने भी एनडीए को वोट दिया। 2015 में बीजेपी ने यही गलती की थी, पूरे हिंदुत्व एजेंडे पर लड़ी और हार गया। 2025 में यह मिस्टेक नहीं दोहराई। दे प्लेड द कास्ट कार्ड स्मार्टली, लेकिन इंटरनली ये बीजेपी के हार्डकोर सपोर्टर को पसंद नहीं आ रहा। तीसरी बात, लीडरशिप वैक्यूम। बिहार में बीजेपी के पास कोई मास लीडर नहीं है। सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है, लेकिन मास अपील नहीं है। कंपेयर करो, नीतीश कुमार के पास 20 से ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। तेजस्वी यादव यूथ आइकन, लालू के लेगेसी है। बीजेपी में कौन है फेस? चौथी बात, डेवलपमेंट वर्सेस प्रोमिस। ये शायद सबसे बड़ी चैलेंज है। बिहार की ग्राउंड रियलिटी देखो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है। हर साल लाखों यूथ बाहर जाते हैं काम के लिए। पर कैपिटा इनकम देश में सबसे कम में से एक है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पीछे है। अब एनडीए की जिम्मेदारी है डिलीवरी करने की। 2020 में तेजस्वी ने 10 लाख जॉब का प्रॉमिस किया था, वो प्रॉमिस बहुत पॉपुलर हुआ था। 2025 में फिर से वही इशू था, अब लोग रिजल्ट एक्सपेक्ट करेंगे। पांचवी बात, अलायंस को साथ रखना। एनडीए में है बीजेपी 89 सीटें, जेडीयू 85, एलजेपी प्लस आरवी 19, आरएलएम 4, एचएएम 5। हर किसी की अपनी डिमांड होगी। मटेरियल बर्थ, डेवलपमेंट फंड, पॉलिटिकल पोर्ट्रेज। और सबसे बड़ा सवाल, चिराग पासवान का राइजिंग ग्राफ 19 सीट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। चिराग अब एक सिग्निफिकेंट प्लेयर बन गए हैं, उनकी भी अपनी एम्बिशन होगी। इन सब ईगो को मैनेज करना सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन असली सवाल तो ये है, क्या बीजेपी अपना इंडिपेंडेंट बेस बना पाएगी बिहार में, या हमेशा अलायंस पर डिपेंड रहेगी? अब ओपोजिशन की बात करते हैं, और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है आरजेडी की कहानी। देखो, एक टाइम था जब आरजेडी बिहार की सबसे पावरफुल पार्टी थी। लालू प्रसाद यादव का जमाना था। उनकी एक आवाज़ पर लाखों लोग सड़कों पर उतर आते थे। एमवाई फार्मूला, मुस्लिम और यादव, ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा था। 2020 में भी देखो, आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी थी, 75 सीटें थी, सबसे ज़्यादा सीटें, लेकिन गवर्नमेंट नहीं बना पाई,
क्योंकि नंबर कम पड़ गए थे। और अब 2025 में सिर्फ 25 सीट्स 75 से 25 2/3 से ज़्यादा सीट गंवा दी। ये आरजेडी का 2010 के बाद सबसे बुरा परफॉर्मेंस है। एक पार्टी जिसके पास 75 सीटें थी, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी थी, वो सडनली 25 पर आ गई। ये सिर्फ हार नहीं है, ये कंप्लीट कोलैप्स है। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या। पहली बात समझो, बीजेपी ने स्मार्टली जंगल राज का नैरेटिव बिल्ड किया, 90s की याद दिला दी। लोगों को लगा वो टाइम जब बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो गया था। किडनैपिंग, मर्डर, ये सब नॉर्मल हो गया था। स्पेशली वुमेन और अपर कास्ट के लिए वो टाइम बहुत बुरा था। अब ये बात 25 से 30 साल पुरानी है, लेकिन बीजेपी ने इसे इतने अच्छे से यूज किया कि लोग डर गए, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर आरजेडी वापस आई तो फिर से वही होगा। दूसरी बात देखो, आरजेडी की पॉलिटिक्स पूरे यादव के लिए हो गई थी। लालू प्रसाद यादव हैं, उनके बेटे तेजस्वी यादव हैं, पार्टी के ज़्यादातर सीनियर लीडर यादव हैं, तो बाकी कास्ट को लगता है कि ये पार्टी सिर्फ यादव की है। स्पेशली ईबीसी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, ये लोग बिहार की पॉपुलेशन का 36% हैं। नन यादव ओबीसी ये लोग हैं। इन्हें लगता है कि अगर तेजस्वी सीएम बन गए तो फिर से ज़्यादा डोमिनेंस होगा। रिजर्वेशन में, गवर्नमेंट जॉब में, स्कीम में, हर जगह यादव को प्रेफरेंस मिलेगा। ये डर रियल था, क्योंकि लालू के टाइम में ऐसा ही हुआ था। यादव को बहुत फ़ायदा हुआ था, लेकिन बाकी ओबीसी को नहीं। तीसरी बात, लीडरशिप क्राइसिस। लालू यादव अब 76 या 77 साल के हैं, कई साल से जेल में थे। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। उनका वो करिश्मा, वो कनेक्ट विथ मास, वो अब नहीं रहा। और तेजस्वी, देखो तेजस्वी में पोटेंशियल है, कोई शक नहीं। 35 साल के हैं, यंग है, इनर्जेटिक है, सोशल मीडिया पर अच्छे हैं, कैंपेनिंग भी अच्छे करते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर वो कनेक्ट नहीं बना पाए जो लालू के साथ था। लालू जब बोलते थे तो लोग सुनते थे, उनकी क्रेडिबिलिटी थी, वो जमीन से आए हुए थे, उन्होंने स्ट्रगल किया था। तेजस्वी के साथ वो नहीं है। लोग कहते हैं ये तो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ है, उसे ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं है, इसके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। 2015 से 2017 तक डिप्टी सीएम थे, लेकिन कोई खास काम नहीं दिखा और करप्शन का केस भी लगा। तेजस्वी ने इस बार बहुत अच्छा कैंपेनिंग किया। एक्चुअली एआई जनरेटेड वीडियो बनाया, मीम्स यूज किया, यूथ को मैसेज दी, 10 लाख जॉब का प्रॉमिस किया, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते रहे। लेकिन ये सब सिर्फ ऑप्टिक्स थी, ग्राउंड रियलिटी कुछ और थी। ग्राउंड पर लोगों को डेवलपमेंट चाहिए था। वुमेन वोटर इंडिपेंडेंटली सोच रही थी। ईबीसी को ज़्यादा डोमिनेंस का डर था। अपर कास्ट तो पहले से ही बीजेपी के साथ थे। और सबसे बड़ी बात, लालू के बगैर आरजेडी अधूरी लग रही थी, जिससे एक बॉडी हो लेकिन उसके अंदर आत्मा नहीं है। तेजस्वी ने कितनी भी मेहनत कर ली, वो लालू नहीं बन सके। कांग्रेस की तो बात ही मत करो, सिर्फ 6 सीटें जीती। राहुल गांधी ने बोला इलेक्शन में वोट चोरी हुआ है, लेकिन ये एक्सक्यूज है। रियल प्रॉब्लम ये है कि सीट शेयरिंग में झगड़े हुए। 61 सीट की लड़ाई लड़ी, जिसमें 5 सीट पर आरजेडी ने फ्रेंडली फाइट भी की। ग्राउंड प्रेजेंट ही नहीं है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी का बहुत हाइप था, रिजल्ट 0 सीट। मतलब बिहार अभी भी ट्रेडिशनल पार्टी को ही एक्सेप्ट नहीं करती। न्यू एक्सपीरियंस के लिए स्पेस नहीं है, लेकिन ये ओपोजिशन की फेलियर है। बीजेपी के लिए टेम्पररी रिलीफ है। रियल टेस्ट अभी आना बाकी है, और वो टेस्ट है गवर्नमेंट और डिलीवरी। अब रियल इशू की बात करते हैं। बिहार की डेवलपमेंट इंडिकेटर देखो। जीडीपी ग्रोथ देश के एवरेज से कम है। पर कैपिटा इनकम लगभग 50,000 रुपये है। नेशनल एवरेज 1.5 लाख से ऊपर है। अनएम्प्लॉयमेंट 12 से 15% है, बहुत ही ज़्यादा। हर साल लाखों लोग बाहर जाते हैं काम के लिए। कैंपेन में स्लोगन अलग है और गवर्नमेंट की रियलिटी कुछ अलग है। रोड, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल, स्कूल, हर सेक्टर में बिहार पीछे है। स्पेशल पैकेज की डिमांड हमेशा से है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं दिया। ये एक पॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट बन सकता है। एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस सबसे बड़ा इशू है। बिहार में 45% वोटर्स ने अनएम्प्लॉयमेंट को टॉप इशू बताया था। 2020 में तेजस्वी ने 10 लाख जॉब का प्रॉमिस किया था। एनडीए ने काउंटर नहीं किया, जस्ट क्रिटिसाइज, लेकिन
अब खुद डिलीवरी करना होगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करो तो बिहार में इंडस्ट्रियल क्यों नहीं आती? लैंड एक्यूजमेंट का झंझट है, लॉ एंड ऑर्डर इशू है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। लेकिन अब एनडीए की स्टेबल गवर्नमेंट है तो कोई बहाना नहीं चलेगा। एजुकेशन और हेल्थ केयर की हालत सबके सामने है। ब्रेन ड्रेन हो रहा है। बिहार के टैलेंटेड स्टूडेंट बाहर चले जाते हैं, आईआईटी, एम्स, और फिर वापस नहीं आते। माइग्रेशन को रिवर्स करना होगा। अपॉर्चुनिटी बिहार में क्रिएट करनी होगी। चैलेंज बहुत है, लेकिन हिस्ट्री बताती है बिहार में पॉलिटिकल विल हो तो चेंज पॉसिबल है। 2005 से 2010 तक नीतीश कुमार ने यह प्रूव किया था। सुशासन का एरा था वो। क्या 2025 से 2030 फिर से वैसा होगा? यह देखना होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट 5 साल की बिहार फ्यूचर की। क्या बीजेपी 2030 में अकेली मेजोरिटी ला सकती है? इसके लिए चाहिए क्या? कास्ट कोलेशन को मजबूत करना होगा। अपर कास्ट ऑलरेडी साथ में है। ईबीसी को परमानेंटली साथ लाना होगा। दलित में और अंदर घुसना होगा। लीडरशिप डेवलपमेंट करनी होगी। लोकल मास लीडरशिप को प्रमोट करना होगा। नेक्स्ट जनरेशन को आगे लाना होगा। नीतीश के बाद का प्लान बनाना होगा। डिलीवरी ऑन गवर्नमेंट करनी होगी। डेवलपमेंट दिखानी होगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी होगी। करप्शन कंट्रोल करना होगा। यह पॉसिबल है, लेकिन 5 साल में बहुत मुश्किल है। ज़्यादा रियलिस्टिक ये है कि 2030 में भी बीजेपी को अलायंस की जरूरत होगी, जेडीयू, एलजेपी, आरबी और अदर रीजनल प्लेयर के साथ। लेकिन रिस्क है, अलायंस डायनेमिक फिर से बदल सकता है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन, नीतीश कुमार अब 74 साल के हैं, 2030 तक 79 के हो जाएंगे। क्या वो पूरा टर्म कंप्लीट करेंगे? जेडीयू में नेक्स्ट लीडर कौन है? क्या बीजेपी मिड टर्म में सीएम चेंज करने की कोशिश करेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। आरजेडी को पूरी तरह से राइट ऑफ मत करो। हिस्ट्री बताती है कि बिहार में कमबैक होते हैं। तेजस्वी अभी 35 साल के हैं, सीखेंगे और मजबूत होकर आएंगे। अगर एनडीए डिलीवरी नहीं करती है तो 2030 में गेम बदल सकता है। बिहार की पॉलिटिक्स का असर पूरे देश पर पड़ता है। राज्यसभा बैलेंस, 2029 लोकसभा में 40 सीट का गेम, कोलेशन पॉलिटिक्स का फ्यूचर, रीजनल पार्टी की रिवोल्यूशन। पीएम मोदी ने कहा है बिहार की जीत वेस्ट बंगाल में हेल्प करेगी। मतलब बिहार को एक टेम्पलेट की तरह यूज करना चाहता है बीजेपी। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्या बिहार कभी कास्ट के बाहर जाकर पॉलिटिक्स करेगा? अर्बन यूथ, वुमेन वोटर, माइग्रेशन, ये सेक्शन धीरे धीरे चेंज ला रहा है, लेकिन कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन अभी काफी टाइम लगेगा। तो आज की वीडियो में हमने देखा क्या, बीजेपी ने 89 सीटें जीती, लेकिन अलायंस डिपेंडेंट है। नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम बने, लेकिन बीजेपी उतना खुश नहीं है। कास्ट पॉलिटिक्स अभी भी सुप्रीम है बिहार में। एमई फार्मूला ने गेम चेंज किया, एमवाई फार्मूला पूरा फेल हो गया। बिहार में कास्ट आइडियोलॉजी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वुमेन पावर गेम चेंजर बनी, 71.6% फीमेल टर्नआउट मिला। इंडिपेंडेंट वोटिंग बिहेवियर फ्यूचर में और इम्पोर्टेंट बनेगी। अलायंस डायनामिक बीजेपी की सबसे बड़ी चैलेंज है। नीतीश की साइकिल को मैनेज करना 2030 तक, क्या ये पॉसिबल है? गवर्नमेंट का यह रियल टेस्ट है। अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, डेवलपमेंट करना, माइग्रेशन कंट्रोल करना, इंडस्ट्रियल ग्रोथ चाहिए। बिहार इलेक्शन 2025 सिर्फ एक इलेक्शन नहीं था, यह एक चेस गेम था जिसमें हर मूव अगले 5 से 10 साल को इफेक्ट करेगा। बीजेपी ने बैटल जीती है, लेकिन वॉर अभी बाकी है। नीतीश कुमार ने फिर से अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल स्किल दिखाई है। 74 साल की उम्र में भी अनबिलीवेबल है। लेकिन असली सवाल ये है, बिहार के लोग डेवलपमेंट देखेंगे या फिर से सिर्फ प्रॉमिस? 2030 में जवाब मिलेगा। बिहार की पॉलिटिक्स हमेशा सरप्राइजिंग रही है। जब लगता है कि अब सब समझ आ गया है, तब बिहार एक नया ट्विस्ट दे देता है। एक बात पक्की है, बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये इंडिया की पॉलिटिक्स का माइक्रोज्म है। कास्ट, रिलीजन, डेवलपमेंट, पॉपुलेशन, अलायंस, सब कुछ यहाँ है। और इसलिए बिहार को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ की पॉलिटिक्स पूरे देश की दिशा तय करती है। तो ये थी बिहार इलेक्शन 2025 की कंप्लीट स्टोरी। और अगर आपको ये एनालाइज पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और ऐसी डिटेल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद।